जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं उसको ईडी उसका मुख्य काम होता है उस पर। एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ इट्स अप्रोक्सीमेट कि करीब 95% केस जो ईडी के हैं टोटल वो नॉन पॉलिटिकल है। जो प्रॉपर्टी सीज हुए हैं उसमें समथिंग अराउंड 88% है जो नॉन पॉलिटिकल प्रॉपर्टी। नमस्कार, जय हिंद, जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं विनय पांडे, आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज हम यहाँ भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी जी के साथ हैं। उनसे जानेंगे कि आने वाले चुनाव को लेकर के इनके पास क्या क्या मुद्दे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं और उनको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी इस बार मैदान मार लेगी। मतलब उसके पीछे रीजन क्या क्या है, वो सारे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ वो हमारे साथ बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओपी चौधरी साहब से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार सब लोगों को, जय जोहार। सर, सरकार के खिलाफ काफी आक्रामक हैं आप, मतलब जैसे और दूसरे भाजपा नेताओं में बहुत कम देखने को मिलता है। आप युवा भी हैं और बहुत ज्यादा आक्रामक भी हैं और मतलब एक तरह से पॉलिटिक्स में आप नए जरूर हैं लेकिन लगते नहीं कि आप नए हैं। नहीं, कोशिश करता हूं। अभी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को और हम सबको विपक्ष का दायित्व दिया है, विपक्ष की भूमिका दी है, तो उस दायित्व का निर्वहन करते हुए, उस भूमिका का निर्वहन करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभाने का प्रयास करते हैं। और विपक्ष को तो आक्रामक रहना ही चाहिए, भारत के संविधान में, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये जरूरी है। सर, ये चुनाव भी आने वाला है, उसको लेकर के किस तरह की तैयारियां भाजपा कर रही है, हम पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो? ये भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा है शुरू से, वो एक भारत को एक बेहतर राजनीतिक विकल्प देने की दृष्टि से, सत्ता तो मात्र साधन मात्र है भाजपा के लिए, अंत्योदय की भावना, भारत को जगत गुरु बनाने की भावना, भारत को एक बड़े आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने का काम, और अंततः जो समाज का आखिरी छोर का व्यक्ति है उसके कल्याण करते हुए, अंत्योदय के कल्याण करते हुए समाज को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का काम मूल ध्येय है। तो इस उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी लगातार काम करती रहती है और सत्ता चूंकि ये सारे कार्यों को अच्छे तरीके से संपादित करने के लिए जरूरी है, इसलिए सत्ता को प्राप्त करने का भी हम लगातार प्रयास करते हैं। पार्टी की जो रणनीति है उसका आधार तत्व तो संगठन है, तो संगठन पे भी 365 दिन 24 घंटे काम चलता रहता है। तो एक तरफ तो हमारा सांगठनिक काम चलता रहता है कि हमारी पार्टी है जो काडर के बेस पर हमारे जिला स्तर पे, मंडल स्तर पे, शक्ति केंद्र स्तर पे, बूथ स्तर पे, फिर पेज पन्ना प्रमुख, फिर पेज प्रभारी, इस तरह से क्रम से हम लोग चीजों को, व्यवस्था को स्थापित करते हैं संगठन में। और दूसरी ओर जो कांग्रेस की सरकार है, आप सब जगह देखेंगे कांग्रेस की जहां सरकारें रहती हैं वो मूल रूप से पैसा पर आधारित, माफिया राज पर आधारित, भ्रष्टाचार पर आधारित राजनीति करते रहते हैं। तो उसको उजागर भी विपक्ष के रूप में हम लोग करते रहते हैं। और दोनों तरफ से, एक तरफ संगठन को मजबूत करना और दूसरी तरफ इनके माफिया राज, इनके भ्रष्टाचार, इनके जन विरोधी, गरीब विरोधी जो कार्य हैं, छत्तीसगढ़ महतारी को नोच नोच करके पैसा दिल्ली पहुंचाने वाला जो काम है, इस तरह के मुद्दों को सामने ला करके राजनीतिक रूप से भी हम प्रयास कर रहे हैं ताकि 2023 में हमारी सत्ता आ सके और छत्तीसगढ़ महतारी और भारत देश के लिए भारतीय जनता पार्टी सतत जो काम करते आ रहे हैं उसको आगे बढ़ाए। लेकिन भूपेश बघेल जी का कहना है कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया का सही ब्रांड एम्बेसडर तो वो है, बोरेबासी और बहुत सारी चीजों को वो आगे बढ़ा रहे हैं और उसका मतलब एक तरह से उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़िया का प्रतिनिधित्व तो वही करते हैं। भूपेश बघेल जी की जो राजनीति है उसको बहुत अच्छी तरह से छत्तीसगढ़ की जनता समझती है, आप सब बुद्धिजीवी लोग समझते हैं, पत्रकार लोग समझते हैं। वो राजनीति क्या है, 2.5 साल का फार्मूला था। 2.5 साल के फार्मूला के बाद एक एक दिन को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ महतारी को नोच नोच कर पैसा इकट्ठा करके, माफिया राज चला के, भ्रष्टाचार करके गांधी परिवार को पहुंचा रहे हैं और पैसा भेज भेज करके ही उनका 2.5 साल का कार्यकाल आगे के लिए जिंदा हो पाया। सर, ये तो आरोप है लेकिन तथ्य कहाँ है? वो तो बोलते हैं कि तथ्य कहाँ है? तथ्य आप भूपेश बघेल जी बोलते थे कि जब रेड होता था कि ईडी को क्या मिला रेड में, बताएं। ईडी ने केवल कोयला घोटाला में 221 करोड़
रुपए की प्रॉपर्टी सीज कर दी। और मुख्यमंत्री जी को क्या चाहिए? ईडी ने सारे मामले, सारे जो तथ्य होते हैं उसे कोर्ट के सामने रखती है, प्रेस नोट में रखती है। ये सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। और जहां तक छत्तीसगढ़ियावाद की बात है, छत्तीसगढ़ में 3 राज्यसभा सदस्य बनाने का मौका कांग्रेस को भूपेश बघेल जी को मिला था। किसको राज्यसभा सदस्य बनाए? पप्पू यादव जो बिहार का माफिया है उसकी पत्नी को, केटीएस तुलसी को, या राजीव शुक्ला जी को। और ये छत्तीसगढ़ियावाद की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी को नोच नोच करके गांधी परिवार का छत्तीसगढ़ को एटीएम बनाकर पैसा पहुंचा करके अपने 2.5 साल के कार्यकाल को एक्सटेंड किए हैं। और छत्तीसगढ़ियावाद की बात केवल भावना की दृष्टि से करते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोग वस्तु स्थिति को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। लेकिन ईडी की कार्रवाई तो सभी जगह कंट्रोवर्शियल है सर। चाहे आप बंगाल की बात करें, जहां जहां भी ईडी के छापे पड़ रहे हैं, एक मतलब विपक्ष का ये कहना है कि जब कोई भाजपा में चला जाता है तो ईडी उसकी यहाँ छापेमारी नहीं करती। ये भी तो एक फैक्ट है। पहले ही मैं स्पष्ट किया विनय जी आपको कि 221 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी केवल कोयला घोटाले में ईडी ने सीज कर दिया। पूरे मामले को आप आरोप पत्र को, आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मेरे पास भी आरोप पत्र की कॉपियां रखी हुई हैं, सारे आरोप पत्र की कॉपी को पढ़िए जो माननीय न्यायालय के समक्ष ईडी ने प्रस्तुत किया है। तो एक सरकारी विभाग न्यायालय के सामने कोई मैटर को प्रस्तुत कर रहा है और न्यायालय अपने हिसाब से निर्णय ले रही है, उस पर न्यायपालिका पे सवाल उठाना उचित नहीं। विपक्ष का ये भी आरोप है सर कि कन्विक्शन का रेट ही 1% से भी कम है। अभी 2022 का एक सरकार ने ही जो जवाब दिया उसी में है आता है कि कन्विक्शन तो 3028 वो हुए, छापेमारी हुई और 23 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई। ईडी के मामलों में ही मैं कहना चाहूंगा विनय जी कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के केस होते हैं उसको ईडी उसका मुख्य काम होता है उस पर। एग्जैक्ट फिगर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं बता रहा हूँ इट्स अप्रोक्सीमेट कि करीब 95% केस जो ईडी के हैं टोटल वो नॉन पॉलिटिकल है। जो प्रॉपर्टी सीज हुए हैं उसमें समथिंग अराउंड 88% है जो नॉन पॉलिटिकल प्रॉपर्टी सीज हुए हैं। तो ये ईडी पर आरोप लगाना उचित नहीं है। और मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, देश में न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और क्या कांग्रेस को सब पर भरोसा नहीं? नॉन पॉलिटिकल में तो सर ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाते हैं, फिर वो तो नॉन पॉलिटिकल नहीं। ब्यूरो नहीं, अदर देन जो आप जिस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं उस पर भी आप सारे केस को एनालाइज कर लीजिए तो आपको अन्य बहुत सारे केस मिलेंगे। और मैं अंततः यही बोलना चाह रहा हूँ, ईडी तो एक आरोप पत्र लेके कहाँ जाती है? न्यायालय में जाती है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। वहां पर भी अगर कांग्रेस के लोगों को बेल नहीं मिल रही है या प्रॉपर्टी सीज करने का डॉक्यूमेंट ईडी कहां प्रस्तुत करती है? न्यायालय में करती है। अगर उसके बाद भी ईडी का केस वहां पे चल रहा है तो कांग्रेस को इस तरह का न्यायपालिका पे सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। तो सर छत्तीसगढ़ तरफ आते हैं। अभी एक आपने वो भ्रष्टाचार का फैक्ट की बात हुआ, अब ये पीएससी का भी फैक्ट मांग रही है सरकार। अब तो देते नहीं, फैक्ट ही नहीं दे रहे हैं, तथ्य तो दे दीजिए। देखिए पीएससी में क्या हुआ है, पीएससी का रिजल्ट आया, कई दिनों तक मैंने खुद कोई इस मैटर पे सेंसिटिव मैटर होता है मैंने कोई मुद्दा नहीं उठाया, लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ में जब तथ्य खंगाल के जब युवा खुद रखने लगे और खुद युवाओं के मध्य में जो आक्रोश, हताशा और निराशा दिखा, तब मैंने विपक्ष धर्म निभाते हुए मैंने भी आवाज उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी टाइम लेकर चीजों को समझ करके ही आवाज उठाई। जिस तरह का रिजल्ट आया है उससे बहुत तरह के संदेह, आशंका उत्पन्न होना अत्यंत स्वाभाविक है। मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता, किसी का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी वस्तु स्थिति उत्पन्न हुई है पीएससी चेयरमैन के, पीएससी के अन्य अधिकारियों से, पूरे परिवारों से संबंधित, एक एक परिवारों से कई लोगों का सेलेक्ट होना, नेता के यहाँ से, ब्यूरोक्रेट के यहाँ से, ऐसे लोगों का सेलेक्ट होना जो 50,000 60,000 की रैंक पढ़ते थे एग्जाम में और सीधे वो अंडर 20 30 में आ रहे हैं। इस तरह के जो सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं उससे युवाओं के मन में भारी आशंका, हताशा और निराशा है। और जहां तक तथ्य की बात है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को मैं कहना चाहूंगा कि वो सरकार में है, वो मुख्यमंत्री हैं, सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स उनके पास हैं। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने के बजाय, भाजपा कांग्रेस के चश्मे से देखने के बजाय, छत्तीसगढ़ की युवाओं में जो हताशा और निराशा है उसको दूर करना सिस्टम में जो सरकार में बैठा व्यक्ति उसकी जिम्मेदारी होती है। उस जिम्मेदारी से मुख्यमंत्री जी ना भागे और उसको सारे तथ्य तो उनके पास है, वो सरकार में, वो मुख्यमंत्री है। तत्काल उनको मैं कहना चाहता हूं, अभी उन्होंने एक लिस्ट जारी की थी भाजपा के समय कौन कौन सा हुए थे। मैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो पुराने सूची को भी ले लें, अभी की भी सूची को ले लें
और सारे सूची को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दें, अगर उनको जरा भी अपने भर्ती पर भरोसा है। तो 2003 का सूची में तो वैसे ही सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा हुआ है। तत्कालीन पीएससी ने उस समय हाई कोर्ट में एक्सेप्ट किया था कि हाँ स्केलिंग में गड़बड़ी हुई है। 2005 का जो मामला था उसमें एफआईआर तक दर्ज होने की बात सामने आई। उसमें एक पीएससी के सदस्य थे, वो हाँ पैसा बोला थी तो मैं करवा दी है, इस टाइप का वीडियो भी वायरल हुआ था। तो सिस्टम में तो खामी है सर। देखिए, और जब सिस्टम में खामी थी, फिर मैं जवाब दूंगा जी। सिस्टम में खामी थी, और जब सिस्टम में खामी थी तो 15 साल बीजेपी की गवर्नमेंट थी, तो सिस्टम को ठीक करना चाहिए था ताकि आज ये नौबत ना आए। देखिए, पीएससी के जो भी आप भाजपा के समय के आरोप लगाए उससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। और पीएससी 2003 की बात करें या 8 में आ जाके उसका रिजल्ट आया था, उसकी हम चर्चा करें, जो भी करें, उस समय निश्चित रूप से कई समस्याएं थी। इसी कारण से भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल कन्विक्शन था कि पीएससी के चेयरमैन के कार्यकाल पूरा होने से पहले कैबिनेट में प्रस्ताव ला करके पीएससी चेयरमैन को हटाया गया। और आप एक फेज भाजपा के समय में भी पीएससी में चलता है जिसमें पीएससी की स्थिति बहुत खराब थी। इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मुद्दा मेरे लिए राजनीतिक नहीं है, भाजपा कांग्रेस का नहीं है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैंने कहा कि समय पूरा होने से पहले कन्विक्शन था, पॉलिटिकल कन्विक्शन था भाजपा का कि पीएससी चेयरमैन को हटाया गया। उसके बाद के जो 6-7 साल का पीरियड था वो छत्तीसगढ़ पीएससी का स्वर्णिम काल भी था भाजपा में। जब प्रदीप जोशी साहब विशेष करके चेयरमैन थे, उनको भाजपा ने पीएससी का चेयरमैन बनाया। उसके पश्चात प्रत्येक संविधान दिवस को वैकेंसी निकलती थी, अगले संविधान दिवस के पहले उसको पूर्ण कर लिए जाने का सिस्टम बनाया गया। जिस दिन इंटरव्यू समाप्त होता था उसी दिन रिजल्ट घोषित हो जाता था। ट्रांसपेरेंसी के लिए बहुत सारे स्टेप लिए गए और हम सबको गर्व होना चाहिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को गर्व होना चाहिए कि जिस प्रदीप जोशी जी ने इतना अच्छा काम हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी में भाजपा के आखिरी के 6-7 सालों में किया, उनको यूपीएससी का मेंबर बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, और बाद में यूपीएससी के चेयरमैन भी बने जो आईएएस का सिलेक्शन करता है। ये हम सबके लिए गर्व का विषय था। मैं आज यही बोलना चाह रहा हूं कि भाजपा कांग्रेस के नजरिए से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ना देखें, पुरानी सूची को भी ले लें, नई सूची को भी ले लें। अगर उनको अपनी भर्ती पर, टामन सिंह सोनवानी पर और उनके वर्तमान के पीएससी में 1% भी विश्वास है तो सारी सूची को अभी के ले लें, पुरानी सूची को ले लें और सबको सीबीआई जांच के लिए दे दें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ की युवाओं का के मन में जो हताशा, निराशा और संदेह का वातावरण समाप्त। आप कह रहे हैं कि सरकार एक्सेप्ट कर ले, गलती हुई है? कोई सरकार ऐसा करती है? मैं तो बोल रहा हूँ एक्सेप्ट करने की बात नहीं है, जांच करने की बात कर रहा हूँ। जांच के लिए दे दे सीबीआई को, उसके बाद जो भी होगा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सर मैं स्वीकार करने थोड़ी बोल रहा हूँ, जांच करने बोल रहा हूँ। या दूसरा मैं बोल रहा हूँ, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में जांच बिठा दीजिए। चलिए सीबीआई पे नाराज, अगर उनको प्रॉब्लम है तो या सीबीआई की जांच के लिए दे देना, पुरानी सूची को भी वर्तमान सूची को भी। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। या कोई जज को भी दे दें जांच, या न्यायिक हाई कोर्ट के जस्टिस को दे दें, न्यायपालिका को दे दें जांच करने के लिए। अगर टामन सिंह सोनवानी जो पीएससी के अध्यक्ष हैं और आज की जो पीएससी है इस सिस्टम पे उनको जरा भरोसा तो दे दें। आरटीआई से भी तथ्य निकाल के दिए जा सकते हैं। आरटीआई से एक कितना तथ्य देते हैं, कितना कुछ कर। जैसे एक उदाहरण बताता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर की पीएससी ने भर्ती करी, उसमें एक युवक ने आरोप लगाया, आपने भी देखा होगा उसको, कि मेरे पीछे का क्रमांक वाला जो अभ्यर्थी था वो एब्सेंट था, उसका इंटरव्यू कॉल आ गया है। उसने लिखित में शिकायत करी पीएससी में। पीएससी ने 2-3 घंटा के अंदर में खुद ही चोर पुलिस बन गई और खुद ही मतलब डिक्लेयर कर दी कि सब कुछ ठीक है। उसने बोला सब कुछ अगर ठीक है, आप बोल रहे हो तो वीडियोग्राफी दिखा दो। उस दिन वो कैंडिडेट बैठा था वहां करके, तो पीएससी ने वीडियो दिखाने के बजाय, चलिए वो वीडियो नहीं दिखाते थे, बड़े शान के साथ कहा कि हम वीडियोग्राफी नहीं कराते। चलो तब तक भी कराते तो उस दिन कम से कम घोषणा कर देते वीडियोग्राफी कराई जाए, तत्काल हर एग्जाम में कराई जाए, तो नहीं करते। आंसर शीट की कार्बन कॉपी कंपलसरी की जाए, नहीं करते। ट्रांसपेरेंसी के लिए और कई विषय हैं, संशोधित मॉडल आंसर की बात की जाती, नहीं करते हैं। तातापानी को सबको पता है छत्तीसगढ़ के बच्चे को कि बलरामपुर जिला में है तातापानी, उसको छत्तीसगढ़ की पीएससी बोल देती सूरजपुर जिला में है। पूरे देश के हर बच्चे को जो भूगोल का 6वीं-7वीं भी पढ़ा होगा उसको मालूम है कि वर्षा तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, लेकिन छत्तीसगढ़ की पीएससी बोलती है कि छत्तीसगढ़ में वर्षा दक्षिण पूर्वी मानसून से होती है। इन कोई आश्चर्य नहीं कि एक दिन इनके आंसर शीट में आ जाए कि सूर्य का उदय पूर्व से नहीं पश्चिम से होता है। इस तरह से पीएससी चला रहे हैं, ये क्या है?
थोड़ा दुख तो का विषय है, इसमें भाजपा पूरा- कांग्रेस से ऊपर उठकर इसको उसमें देखना पूरा आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। निश्चित रूप से, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल कन्विक्शन चाहिए रहता है, जो इनके पास नहीं है। इनको माफिया राज चलाना है, इनको भ्रष्टाचार चलाना है और सारा पैसा को लेकर गांधी परिवार को देना है, ताकि ढाई साल का फार्मूला एक्सटेंड होता रहे। सर, ये और क्या क्या मुद्दे होंगे? आपका एक बड़ा धर्मांतरण और राम का मुद्दा था, वो भी उन्होंने छीन लिया। रामायण महोत्सव करवा रहे हैं सर। मैं तो बार बार कहते आया विनय जी, काल नेमी का कैरेक्टर, उसका चरित्र पूरे रामायण में सब लोगों ने देखा है। काल नेमी आके राम का भजन कर रहा था हनुमान जी को रोकने के लिए, लेकिन जब बाद में उसका स्वरूप निकला तो राक्षस का निकला। यही कहानी भूपेश बघेल की और कांग्रेस की है। ये भगवान राम का नाम केवल और केवल छद्म करने के लिए दिखाते हैं। उनका मूल स्वरूप वो है जिसमें महिषासुर की पूजा करवाते हैं, माँ दुर्गा के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हैं, रावण की पूजा कराते हैं। मानपुर मोहल्ला के एक सोनाव गांव में जाकर देखिए कौन क्या करा रहा है, किनके पिताजी वहां पे इन्वॉल्व में, उसको जाकर देखिए, समझिए। आज मैं बोलना चाहता हूँ, वे लोग जो कि भगवान राम के अस्तित्व को एफिडेविट देकर नकारते थे, आज वो लोग राम की बात कर रहे हैं। इसे भारतीय जनता पार्टी की सफलता मानता हूँ। कांग्रेस तो ये बोल रही है कि हमने तो कभी एफिडेविट नहीं दिया कि राम काल्पनिक। कब दिया? यही तो बात सवाल पूछ रहे हैं सर। यही तो बात और है। जहां तक उनका कहना है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट की बात है, वो तो वाजपेयी सरकार ने किया था। देखिए, सबको पता है, इसमें पूरे देश को मालूम है हर चीज। इनके कार्यकाल में किस तरह से राम मंदिर के लिए डिले किया गया, किस तरह से एफिडेविट दिया गया, एफिडेविट की कॉपी भी मैं दिखा दूंगा आपको एक आध दिन। तो किस तरह से इन्होंने किया। आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी जी की सरकार ने अच्छे कन्विक्शन के साथ मैटर को रखा, उसी कारण से राम मंदिर का फैसला आ पाया। और फैसला आते ही जिस त्वरित गति से ट्रस्ट बना, जिस त्वरित गति से भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, यह सनातन संस्कृति के प्रति कमिटमेंट है। और हम इसे खुले तौर पे बोलते आए हैं कि हम सनातन संस्कृति और भगवान राम के प्रति हमारी राजनीति समर्पित है। सर, ये 2020 में टी.आर. बालू जो तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के मंत्री भी थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनकी भी एक चिट्ठी वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वाजपेयी जी ने खुद सेतु समुद्रम का वो किया था। 2003 में बजट में बकायदा प्रावधान भी रखा था। अब देखिए, चलिए, अब तुष्टीकरण की राजनीति पर बात कर ही रहे हैं, तो मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, 4 पीढ़ियों के उदाहरण देता हूँ। तुष्टीकरण नहीं सर, ठीक ये है, फैक्ट है। नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति के मैं भी 4 फैक्ट बताता हूँ। मैं भी 4 फैक्ट बताता हूँ बिना जी आपको। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार बिल किसने लाया? पंडित नेहरू ने लाया। पहली पीढ़ी की बात करते हैं, पंडित नेहरू ने लाया। अच्छा स्टेप था। हिंदू महिलाओं को बहुत सारे अधिकार मिले, पिता की संपत्ति पर अधिकार, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, बहुत सारे अधिकार मिले। बहुत प्रोग्रेसिव डिसीजन था। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण नेहरू उसे मुस्लिम महिलाओं के लिए लागू नहीं कर पाए। दूसरी पीढ़ी पे आते हैं इंदिरा जी पे। 1966 की घटना है, आप सबको पता ही है कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए, कानून बनाने के लिए मांग कर रहे साधुओं पर संसद के सामने में गोलियां चलवाई गई। किसके कार्यकाल में? दूसरी पीढ़ी में, इंदिरा जी के कार्यकाल में। तीसरी पीढ़ी पर आते हैं राजीव जी के समय में। शाहबानू का प्रकरण हुआ था 1986 में। 3 तलाक के नाम पर एक मुस्लिम महिला को त्याग कर दिया गया, उसको तलाक दे दिया गया, और वो अपने भरण पोषण का अधिकार मांगते मांगते, अधिकार की लड़ाई लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गई। मुस्लिम कट्टरपंथियों के हिसाब से चलते हुए राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए अध्यादेश लाकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया। सोनिया जी पे बात कर लेते हैं। मनमोहन सिंह से उन्होंने बोलवाया कि इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो तुष्टीकरण की राजनीति तो हर पीढ़ी पे कांग्रेस करती आई है। मुसलमानों का नहीं कहा था, दोनों शब्दों को कहा था। ये इस देश के आपको मैं कोट करके बोल रहा हूँ, मैं गूगल करके भी दिखा दूंगा, सारे जो लिखित फैक्ट भी दिखा दूंगा। इस देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का है। ये एग्जैक्ट कोट था, मुसलमान वर्ड यूज किया गया था। अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का, ये बोला गया। तो कोटेड बोल रहा हूँ। तो फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए जो 3 तलाक वाला मामला हुआ, तो मतलब विपक्ष तो ये भी बोलती है, मतलब हिंदुओं में कई लोग मतलब हिंदुओं में, हिंदू के जो महिलाएं हैं उनको भी उस तरह से प्रोटेक्शन देने का काम किया जाए, उस तरह का बिल लाया जाए। हिंदू समाज में कोई ट्रिपल तलाक की जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे उनका ये कहना था कि सबरीमाला में, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश निषेध था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई महिलाएं जा सकती हैं वहाँ। भाजपा वहाँ खड़ी हो गई, सबरीमाला मंदिर में नहीं जाना है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ खड़ी हो गई।
एक सुप्रीम कोर्ट ने एट्रोसिटी एक्ट पे एक वो दिया कि जब तक जांच नहीं हो जाए तब तक ये नहीं होना चाहिए, मतलब एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए। सरकार ने पूरा कानून को बदल दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट के उलट जा करके उन्होंने कानून को बना दिया। तो ये सब चीजें तो होती रही सर, चाहे शाहबानो हो या एट्रोसिटी एक्ट हो, इसमें अंतर क्या है? देखिए, शाहबानो प्रकरण और एट्रोसिटी एक्ट की जो बात रखें, दोनों को मैं तुलना नहीं कर सकता, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रोग्रेसिव स्टेप देश काल परिस्थिति अनुसार भाजपा लगातार लेती आई है। ट्रिपल तलाक का मैटर पाकिस्तान तक में खत्म हो गया, बहुत सारे मुस्लिम देशों में खत्म हो गया, और यहाँ कांग्रेस ने भारत में जिंदा रखा। कोई व्हाट्सएप में 3 बार तलाक लिख दे, एसएमएस में लिख दे, बोल दे और किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो जाए, इससे अमानवीय व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। इसे भारतीय जनता पार्टी ने हटाया, और इस बात का हमें गर्व है कि इस पार्टी ने हटाया जिस पार्टी के लिए हम काम करते हैं। सर, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हम इधर उधर चले जाते हैं। बिल्कुल। तो आने वाले जो चुनाव है उसमें उसे आप किस रूप में देते हैं, क्या देखते हैं कि किस तरह का माहौल आपके पक्ष में है, ये कैसे आप फील कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ बनने के बाद छत्तीसगढ़ की जनता ने लगातार 3 बार 15 सालों तक हैट्रिक आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। ठीक है, हमसे कुछ गलतियां रह गई, कुछ मिस्टेक हुए, उसके कारण से हम बहुत कम सीटों पर आ गए, ये सब हुआ। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि किस तरह से माफिया राज चल रहा है, किस तरह से वादा खिलाफी की जा रही है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा नहीं। हम बुजुर्गों की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें, युवाओं की बात करें, कर्मचारियों की बात करें, सबको ठगने का पाप इन्होंने किया है। और इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण विषय है कि मोदी जी भी जो योजनाएं भेज रहे हैं छत्तीसगढ़ में, उनको भी ये गरीबों के हक के अधिकार को छीन रहे हैं। 16 लाख आवासों को रोकने का पाप इन्होंने किया। जो 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मोदी जी की स्कीम है स्मार्ट कार्ड की, उस स्मार्ट कार्ड की योजना में बहुत सारी बीमारियों को विलुप्त करने का काम इन्होंने किया। मोदी जी को कोरोना काल के समय से लगातार 5 किलो अतिरिक्त राशन पहले जो भेजते थे केंद्र सरकार, उससे अतिरिक्त भेजे जा रहे हैं। उससे 30 लाख परिवारों के राशन को, चावल को चोरी करने का पाप इन्होंने किया। तो मोदी जी की जितनी योजना, किसान सम्मान निधि में बोलना चाहूंगा, किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपए प्रति माह जो किसानों को मिलता है, 6,10,000 किसानों के किसान सम्मान निधि को तकनीकी त्रुटि के आधार पर रोकने का काम किया है इन्होंने। तो इस तरह से गरीबों के हक को मार रहे हैं, माफियागिरी चला रहे हैं, छत्तीसगढ़ को एटीएम बना दिया। छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छी तरह समझ रही है, इनकी विदाई तय है। आप लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी इन सब बातों को लेकर के जा रहे हैं, तो जनता को आप कितना वो कर पा रहे हैं, मतलब कन्विंस कर पा रहे हैं कि जो आप बोल रहे हैं? आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एक आध दिन आवास के विषय को लेकर आप मेरे साथ चलिए। हम क्योंकि कांग्रेस का हम जितना भी फॉर्म भरा के ले जाएंगे वो फॉर्म कम पड़ेगा, उसके लिए उतना और फॉर्म भराना पड़ेगा, हमको छपवाना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा दिया किसान हमसे खुश हैं, महिला हमसे खुश हैं, बेरोजगार हमसे खुश हैं, उन्होंने 2500 दे दिए, 2800 रुपए किसान को धान दे रहे हैं, कर्जा माफ हो गया। तो एक विषय पे, किसी भी एक विषय पे बात करिए ना, सब खोखला है, मैं प्रमाणित करूंगा तथ्यों के आधार, किसी भी विषय पूछिए। 2800 धान का तो दे ही रहे हैं सर। अमरजीत भगत, छत्तीसगढ़ सरकार का खाद्य मंत्री, विधानसभा में बयान देता है कि 4 सालों में जो धान खरीदी हुई है उसमें 51,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है, केंद्र की सरकार ने दिया है, और 11,000 करोड़ रुपया राज्य की सरकार ने दिया है। अगर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रही है तो केवल और केवल केंद्र का, मोदी जी के सरकार का हो रहा है। 24 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा होता था जब छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी। आज उसको 2.5 गुना बढ़ा करके 61 लाख मीट्रिक टन चावल का कोटा केंद्र ने किया है। 61 लाख मीट्रिक टन चावल मतलब 92 लाख मीट्रिक टन धान। इस साल जो रिकॉर्ड खरीदी की बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी करते हैं, 1 करोड़